आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आप सभी स्टूडेंट का हिंदी हो चाहे इंग्लिश स्कोर हो, एग्जाम कुछ खास गया नहीं होगा। कम से कम 10 से 20% स्टूडेंट का कुछ खास नहीं गया है, तो बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। ये 2 पेपर हर साल मैं आपको हर एक वीडियो में बताया था, तो पेपर लेंदी होता है। थोड़ा बहुत पढ़ने वाले बच्चे ही इसमें सक्सेस करते हैं। कम से कम 90% रिजल्ट किनका आता है? जो रेगुलर साल भर पढ़ते हैं, 6-7 महीने पहले से ही, वो भी सेल्फ स्टडी, ना किसी कोर्स से ना ही यूट्यूब चैनल से। वो खुद से सेल्फ स्टडी करके या स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और नोट्स बनाकर नोट्स क्रिएट करते हैं, उनका बेटर जाता है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जितना पेपर है आपका, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, होम साइंस हो, कुछ भी पेपर हो, सब पेपर का जो एग्जाम है ना, वो ज़्यादा टफ नहीं होगा। बस 2 पेपर टफ होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग एंथ्रोपोलॉजी का वीबीआई एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले। टोटल 3 चैप्टर का लगातार यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। और जितना एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, आप लोग गलती क्या करते हो, आप लोग एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। अरे आप चैप्टर वाइज कंप्लीट कीजिए सारा कुछ। आप 200, 300, 400, 500 प्लस एमसीक्यू वाले वीडियो के चक्कर में चल जाते हो। हालांकि मैं भी वैसा वीडियो करवाया हूँ, लेकिन आप देखिए वहाँ पर चैप्टर वाइज करवाया हूँ, ऐसे जैसे तैसे नहीं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता क्या है, सबसे पहले आप लोग समझिए। तो इसमें होता है समाज के बारे में डिटेल से पढ़ना। तो समाज में बहुत सारे कैटेगरी के सब्जेक्ट है, और वो सारा सब्जेक्ट, सारा रिलेटेड पॉइंट इस सब्जेक्ट में डाला गया है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है यहाँ पर देखिए, भारत की जनजातियाँ, इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या आपका, पहला क्वेश्चन है आपका, सभ्य समाज में दूर जंगलों, सभ्य समाज में दूर जंगलों, पहाड़ों या पठारी क्षेत्रों में रहने वाले जो आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हैं, क्या कहलाते हैं? सभ्य जाति कहलाते हैं, या फिर जंगली जाति कहलाते हैं, या फिर वन्य जाति कहलाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा वन्य जाति। जंगली का मतलब क्या होता है? ये दोनों, वन्य का भी मतलब होता है जंगल और जंगली का भी मतलब होता है जंगल, लेकिन जंगली वर्ड एक ऑकवर्ड वर्ड है, ये सही नहीं लगता है, इसीलिए इसको बोला जाता है वन्य जाति। ठीक है, जैसे बिरहोर लोग रहते हैं, बिरहोर जो जाति है, और ये जो जाति है बिरहोर, वो लुप्त होने के कगार में है। समझ में आया ना? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हॉबेल के अनुसार प्रजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो पहला जो कैटेगरी है वो आपका काकेसोइड, दूसरा आपका मांगेलोइड, तीसरा आपका नीरगोइड, चौथा आपका उपयुक्त में से सभी। तो कहने का मतलब है ये सारे कैटेगरी है, किसके कैटेगरी है? प्रजाति के कैटेगरी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट आज के ही दिन में पढ़ाई कर रहे होंगे सब्जेक्ट को, मैं मानता हूँ। तो ये वर्ड आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका, झारखंड की प्रमुख आदिवासी कौन है? मुंडा, या फिर भोटिया, या फिर नेक्स्ट आपका मारू, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा मुंडा। ये तो सभी को पता है। आगे देखिए, मध्य प्रदेश गोंडा तथा माड़िया जनजाति के युवा गिरोह को क्या कहा जाता है? ध्यान से समझिए, मध्य प्रदेश गोंडा तथा माड़िया जनजाति, ये दोनों जनजाति है, जंगल में रहने वाले जनजाति, इसके युवा गिरोह को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपका मठ, दूसरा आपका शयन कक्ष, तीसरा आपका गोतुल, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा गोतुल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 5, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसने कहा था? जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा था? कूले ने, या फिर मजुमदार एवं मदन ने, या फिर क्रोबर ने, या फिर रिंजले ने। इसका उत्तर हो जाएगा मजुमदार एवं मदन ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातियों की आर्थिक समस्याओं में प्रमुख समस्या क्या है? स्थानांतरित खेती समस्या, धर्म परिवर्तन समस्या, या जनजातियों का विघटन, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, स्थानांतरित खेती समस्या। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, यह संविधान के किस धारा में उल्लेखित है? तो ये मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा। यानी मौलिक अधिकार टोटल कितना भी 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितना था? 7 था, और 6 मौलिक अधिकार में एक मौलिक अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, संविधान संशोधन करके, तो टोटल 6 बचा। और इस 6 में एक अधिकार धार्मिक अधिकार होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आपका धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी एक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि भाई तुम ये धर्म के हो, हम ये धर्म के हैं, तो हम लोग भेदभाव करेंगे। या फिर वंश के आधार पर, या फिर लिंग के आधार पर भी। लिंग के आधार पर कैसे? जैसे कि कोई लड़की है, कोई लड़का है, तो लड़कियों को कम मत समझना, समझ में आया ना? तो लिंग के आधार पर हो गया। जन्म स्थान, जैसे कि कोई बिहारी है, कोई झारखंडी है, तो इस तरीके से भेदभाव नहीं करना है। तो इसका जो प्रावधान है वो आपका आर्टिकल नंबर यानी धारा 15 में दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, धर्म का अर्थ किसी आध्यात्मिक व्यक्ति में विश्वास करना है। धर्म का अर्थ क्या होता है? किसी आध्यात्मिक व्यक्ति में विश्वास करना है। यह किसका कथन है? टेलर का, फ्रेजर का, या फिर मजुमदार का, या फिर रिजले का? रिजले का। इसका उत्तर हो जाएगा टेलर का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, संस्कृति को
परिभाषित करते हुए किसी विद्वान ने कहा था। संस्कृति समझते हो? जैसे भारत की संस्कृति क्या थी? संस्कृति का मतलब होता है हम लोगों का जो धार्मिक तौर तरीका है, हम लोगों का जो पहनावा है। प्राचीन काल से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म के लोग जिस तरीके से संस्कृति अपनाते थे, क्या हम लोग अपनाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मुस्लिम लोग जिस तरीके से संस्कृति अपनाते थे पहले, हम लोग अपनाते बिल्कुल भी नहीं। एक आध दो मिलेंगे आपको, लेकिन हम लोग किस चीज़ की संस्कृति अपना चुके हैं? अंग्रेजों की। पैंट शर्ट पहनते हैं और अंग्रेजी भी भांजते हैं, तो ये सारा कुछ अंग्रेजों का देन है। तो संस्कृति मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ये उदाहरण दे रहा था। संस्कृति को परिभाषित करते हुए किसी विद्वान ने कहा था, संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है। संस्कृति क्या है? सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है, जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है, जो कि प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है। यानी ये जो आपका संस्कृति है, ये कोई विरासत में मिला नहीं है, ये हम लोग समाज में ही सीखते हैं, व्यवहार के द्वारा ही सीखते हैं सारा कुछ। बिल्कुल सही है। तो ये किसने कहा था, ये आपको बोलना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हॉवेल ने कहा था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 10। जे.एम. हट्टन ने भारतीय जनजाति को आर्थिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया है? जे.एम. हट्टन ने भारतीय जनजाति को आर्थिक दृष्टि से टोटल 3 भागों में विभाजित किया है। अगर जो भी स्टूडेंट पढ़े होंगे इस चैप्टर को तो कमेंट बॉक्स में इन तीनों भागों को कमेंट कर दीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आंसर को जान पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मुख्य रूप से विवाह के कितने रूप पाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, यानी 2 प्रकार के पाए जाते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझ भी लीजिएगा। आगे देखिए, जिस विवाह में एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ विवाह करता है, जिस विवाह में एक पुरुष और एक ही स्त्री के साथ विवाह करता है और एक ही स्त्री एक पुरुष के साथ विवाह करती है, मतलब दोनों बात वही चीज़ है भाई। एक पुरुष है, ठीक है, और इधर एक स्त्री है। ठीक है, एक स्त्री है, दोनों आपस में अगर विवाह कर रहे हैं, दोनों कंडीशन में यहाँ पर बोला गया है, तो इस विवाह को कौन सा विवाह कहा जाता है? बहुविवाह? बिल्कुल भी नहीं होगा, एक विवाह होगा। समझ में आया ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक विवाह। आगे देखिए, बहुविवाह के कितने भेद होते हैं, यानी कितने टाइप होते हैं? 2, 4, 3 या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा 3। अच्छा, सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में जब मैं करवाऊंगा ना, तो उसमें शायद ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो उनमें आपको सारे डिटेल से बता दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो वो सारे वहां पर निपट जाएंगे। आगे देखिए, जर्मन विद्वान कांट ने किस ईस्वी में मानव शास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है? यानी क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि जो जर्मन विद्वान थे कांट, उन्होंने कब मानव शास्त्र नामक पुस्तक की रचना की? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1789 ईस्वी में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजाति के आधारों में एक मुख्य आधार है। प्रजाति के आधारों में एक मुख्य आधार क्या है? अस्पृश्यता की भावना या प्रजातीय सम्मिश्रण या फिर बुद्धि परीक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्पृश्यता की भावना, यानी छुआछूत की भावना। आगे देखिए 16 नंबर, फैमिली। फैमिली समझते हो ना, परिवार। शब्द जो है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? फैमुलस या फिर फैमुलस? यहाँ पर तो सब एक ही है, थोड़ा सा वर्ड चेंजेस होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर यू है एम के बाद, जबकि यहाँ पर ओ है, तो यहाँ पर देखिए आई है, यहाँ पर यू है। इसका उत्तर हो जाएगा सही ये वाला। ठीक है, मिस प्रिंट भी हो सकता है, एक बार कोशिश कीजिएगा, आप इसे गूगल में टाइप करके देखिएगा। अगर ये सही होगा ना तो आप इसे कमेंट में भी टाइप कर दीजिएगा, हमको यही लग रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिए 17 नंबर, सदस्यों के आधार पर परिवार को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। सदस्य के आधार पर पहला प्राथमिक परिवार होता है, दूसरा परिवार कौन सा होता है? देखिए यहाँ पर मातृवंशी, बिल्कुल भी नहीं। पितृवंशी ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका विस्तृत परिवार, ये होगा। ठीक है, यानी सदस्य, अगर सदस्य कम होंगे तो वो प्राथमिक परिवार होगा, सदस्य ज्यादा होंगे तो विस्तृत हो जाएगा। समझ में आता है ना? विस्तृत का मतलब बड़ा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, यह किसका कथन है? परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक मकान में रहते हैं, रक्त द्वारा संबंधित है, यानी ब्लड द्वारा संबंधित है, और स्थान, स्वार्थ तथा पारस्परिक कर्तव्य बोध कर समान होने की चेतना या भावना रखते हैं। कहने का मतलब है परिवार क्या है? एक ही मकान के अंदर में रहते हैं, रक्त द्वारा संबंधित है, यानी ब्लड रिलेशन है। जैसे एक परिवार में क्या होता है, माता पिता होते हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो इन सभी में एक ब्लड रिलेशन होता है। ठीक है, और स्थान, स्वार्थ तथा पारस्परिक कर्तव्य बोध कर समान होने की चेतना या भावना रखते हैं। तो ये कथन किसने कहा था? तो ये आपका मजूमदार। ठीक है, देखिए ब्लड रिलेशन वर्ड आ जाएगा ना, तो ये मजूमदार आप मार दीजिएगा। देखिए 19 नंबर, परिवार का एक आर्थिक कार्य है, क्या है? परिवार का आर्थिक मतलब पैसा कौड़ी वाला कार्य क्या है? संपत्ति का प्रबंध करना, यही ना है कि बच्चों का पालन पोषण या फिर संतान उत्पत्ति, शारीरिक रक्षा? बिल्कुल नहीं, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका 20 नंबर, जनजातीय समाज में युवक एवं युवती को अपनी संस्कृति के अनुसार शिक्षा, सलाह एवं संयुक्त होने का कौन सा सशक्त माध्यम है? जनजातीय समाज में युवक एवं युवती को
अपनी संस्कृति के अनुसार शिक्षा, सलाह एवं संयुक्त होने का मतलब एकजुट होने का कौन सा सशक्त माध्यम है? युवा गिरा, वृद्धि गिरा या फिर सभाकक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा युवा गिरा। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन कवर करते हैं। वो चैप्टर आपका झारखंड की जनजातियाँ। तो झारखंड के बारे में आप लोग बहुत सारा कुछ जानते भी होंगे, तो कमेंट में टाइप भी करते जाना है कि क्या क्या आप लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, देखिए आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मतलब दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर डार्क तरीके से प्रिंट आउट है, तो चिंता मत कीजिए, आप सुनिए ध्यान से। झारखंड, पहला क्वेश्चन है, झारखंड में किस जनजाति की आबादी सबसे ज़्यादा है? पहला ऑप्शन मुंडा, दूसरा संथाल, तीसरा उरांव, चौथा बिरहोर। जरा बताइए तो इसका जवाब कमेंट में देखते कितने स्टूडेंट देते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जवाब दे दूंगा, आप लोग दीजिएगा इसका जवाब। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, झारखंड में किस जनजाति में बहुविवाह एक आम बात है? हो जनजाति, उराव जनजाति, संथाल जनजाति या मुंडा जनजाति? इसका उत्तर हो जाएगा हो जनजाति में बहुविवाह। ठीक है, बहुविवाह मैं आपको सब्जेक्टिव में समझाऊंगा बहुविवाह क्या होता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर, सांस्कृतिक एक जटिल पूर्णता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, जाति, कानून, प्रथा और अन्य क्षमताएं और आदतें सम्मिलित है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में ग्रहण करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की देन है? देखिए जो भी परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, उस पर थप्पा मार दीजिए, ये वाला वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन तो इसी से रिलेटेड होते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये किसने कहा था? इसका उत्तर हो जाएगा टैलर ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के मुताबिक अनुसूचित जाति और जनजाति के आयोग की स्थापना की गई थी? अनुसूचित जाति और जनजाति समझते हो ना, एसटी और एससी जाति, उसी को बोला गया अनुसूचित जाति और जनजाति। एक आयोग बना था, तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 388। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आस्ट्रिक परिवार की मुख्य भाषा क्या है? आस्ट्रिक परिवार की मुख्य भाषा संथाली भाषा है या मुंडाली भाषा है या फिर हो भाषा है या फिर आर्य भाषा? इसका उत्तर हो जाएगा मुंडाली भाषा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर, प्रसिद्ध मानववेत्ता डॉक्टर ललिता प्रसाद विद्यार्थी ने कब जनजातियों के लिए क्षेत्रीय विकास नीति का प्रतिपादन किया था? कब किया था? 1972 में। किसने किया था? डॉक्टर ललिता प्रसाद ने। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपका 7 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देश दिया गया है कि राज्य अपने दुर्लभ वर्गों और विशेषकर अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को, यानी पढ़ाई लिखाई और उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है, ठीक है, जैसे कि वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, पिछड़े हैं, तो उनकी आर्थिक हितों को विकसित करने का विशेष ध्यान रखेगा तथा सामाजिक अन्याय, समाज में जो उनको अन्याय मिल रहा है और सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध उन्हें संरक्षण यानी उनको बचाना है, ये सारा कुछ प्रदान करेगा। तो ये किस अनुच्छेद में निर्देश दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 46। आगे देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सी विवाह जनजातियों में जीवन साथी चुनाव की प्रमुख पद्धति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरण विवाह। हरण विवाह में क्या है कि आपका जनजातियों में जीवन साथी का चुनाव प्रमुख पद्धति है। ठीक है, चुनाव होता है इसमें जीवन साथी का। आगे देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, पितृसत्तात्मक परिवार यानी जिस परिवार में पिता प्रधान होते हैं, यानी उस परिवार में जो मुखिया होता है वो पिता होता है, किसकी सत्ता होती है एवं वंश परंपरा किसके नाम से चलता है? तो मैंने सारा आंसर ही बता दिया, यहाँ पर हो जाएगा पिता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातियों में मदिरा पान मतलब जो नशीले पदार्थ होते हैं का खास चलन है जनजातियों में? आप लोग देखते होंगे एसटी जाति के लोग होंगे या फिर एससी जाति के लोग होंगे, ठीक है, उनके घर में आर्थिक व्यवस्था के लिए क्योंकि देखिए लोग जो है ना वो समाज में जातियों को कई वर्गों में बांट दिए और काम को भी बांट दिए। सबसे घटिया चीज़ तो ये है, जिस कारण से बेचारे वो लोग जो मदिरा पान है उसका वो लोग चलन करते ताकि उनका घर का पालन पोषण हो, बच्चों को पाल सके। कोई दारू बनाते हैं, कोई मड़िया बनाते हैं, कोई महुआ से दारू बनाते हैं, तो वो मजबूरी में करते हैं क्योंकि आर्थिक व्यवस्था कुछ उनके पास कुछ है नहीं है, ये मजबूरी है। वो कभी भी कोई भी आज के टाइम में कोई भी परिवार मदिरा पान वाला काम नहीं करना चाहता अगर उनको अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छे स्तर पर उनको नौकरी व्यवस्था मिले। ठीक है, तो जनजातियों में मदिरा पान का खास चलन है, वो बनाते हैं और वो सेवन भी करते हैं। वे सबसे ज़्यादा किस मदिरा को पसंद करते हैं? तो बाजारे तथा चावल से बनी मदिरा, बाजरे और चावल से बनी मदिरा। सेकंड नंबर पर आ जाएगा महुआ से बनी मदिरा। ठीक है, ये फल से बनी मदिरा जो है ना वो बड़े लोग के लिए होते हैं, जो जनजाति है उनके लिए नहीं। तो फर्स्ट में ये हो जाएगा, सेकंड में ये। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन, बाजरे तथा चावल द्वारा अपने घरों में बनाई गई मदिरा यानी नशीला पदार्थ जो होता है को असम में क्या कहा जाता है? बाजरे से और चावल से बनाते हैं जो घर में मदिरा, वो असम में उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पोंग। अच्छा, झारखंड में क्या कहते हैं उसको? जरा आप लोग कमेंट में बोलिएगा। देखिए यहाँ पर हड़िया बोलते हैं या तुदगी बोलते हैं या काली बोलते हैं, जरा बताइएगा।
वैसे तो बहुत सिंपल है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण रेखा परियोजना के लिए कितनी एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वर्ण रेखा परियोजना, ठीक है, ये जो परियोजना से रिलेटेड है ना, इसमें क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं। तो स्वर्ण रेखा परियोजना के लिए कितनी एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है? यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 85,000 एकड़, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 85,000 एकड़। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, आधुनिक भारत में जनजातियों की प्रमुख समस्याओं में क्या समस्या है? आधुनिक का मतलब होता है आज के टाइम में भारत में जनजातियों की बहुत सारी समस्या है, उनमें से खास समस्याएं क्या है? पहला देखिए आर्थिक समस्या, या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्या, या फिर संचार संबंधी समस्या। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों हो जाएगा? देखिए यहाँ पर इसमें इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो आर्थिक समस्याएं हैं वो आधुनिक नहीं, बहुत प्राचीन से है, पहले से भी है, लोग आर्थिक समस्या से बहुत पहले से वंचित है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी समस्या ये आज भी है और पहले भी थे, और इसके अलावा संचार संबंधी समस्याओं से भी ये वंचित है। लेकिन इन सभी के अलावा कुछ खास भी समस्या है, जैसे शिक्षा से ये लोग वंचित है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, क्योंकि अगर ये शिक्षा हासिल नहीं करेंगे तो इनका आधार और मूल, और समझिए कि इनके बारे में कौन जानेगा। मान के चलिए अगर ये शिक्षा नहीं हासिल करेंगे और अपनी लैंग्वेज के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर इनके जाति के बारे में कौन बताएगा कि ये इनकी उत्पत्ति कब हुई थी, इनकी उत्पत्ति कब हुई थी, ये कहाँ से कहाँ आए ट्रैवल करके, वगैरह वगैरह, बहुत सारी जानकारी। तो सबसे ज़्यादा समस्या है शिक्षा का। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हो कि इसमें क्या होना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 14 नंबर, भारत सरकार द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जनजातियों के हितार्थ यानी उसके हित में कितने करोड़ रुपये खर्च किए गए थे? पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी उसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए थे? इसका उत्तर हो जाएगा 17 करोड़। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, निम्न में झारखंड की बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, सतलज, दामोदर, या इनमें से कोई नहीं? भाई ये गंगा हमारे यहाँ नहीं है, सतलज भी नहीं है, हमारे यहाँ दामोदर है, तो ये उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर, दी संथाल्स, ठीक है, दी संथाल्स एंड देयर एंसेस्टर्स की रचना किसने की? नाम बहुत टफ है भाई, कैसे स्टूडेंट एक दिन में याद करेंगे? खैर कोई भी है, आपको तो पढ़ना होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी बरका किस्कू, ठीक है, डी बरका किस्कू। ये क्या थे? दी संथाल एंड देयर एंसेस्टर्स की रचना इन्होंने की थी, ये बुक था, ठीक है, उस बुक को इन्होंने ही लिखा था। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 17 नंबर, निम्न में प्रजाति निर्धारक है? आंख का रंग, त्वचा का रंग, गठीला शरीर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्वचा का रंग से भी आप किसी प्रजाति को निर्धारित कर सकते हो। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 18 नंबर, पलामू जिला में मुख्य रूप से बिरजीय नामक जनजाति निवास करती है। पलामू जिला में मुख्य रूप से बिरजीय नामक जनजाति निवास करती है, तो उनका मुख्य पेशा क्या है? पशुपालन, मजदूरी, कृषि, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि यानी खेतीबाड़ी। आगे देखिए झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया था? सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल, बिहार राज्य से झारखंड कब अलग हुआ था? वित्त मंथ के साथ। ईस्वी भी आपको बताना है कमेंट में, बहुत सिंपल है, इतना तो आप जानते हो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, उरांव जनजाति की युवक युवतियों की सामाजिक जीवन का प्रमुख केंद्र है। उरांव जो जनजाति है तो उन युवक और युवतियों की सामाजिक जीवन का प्रमुख केंद्र क्या है? धुमकुरिया, जादू टोला, ठीक है, जादू टोला या जादू टोना होगा, खैर जो भी है, जादू टोला लिखा हुआ है, खेतीबाड़ी, या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा धुमकुरिया इसका उत्तर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन को कवर करते हैं, जो टॉपिक है आपका जनजाति पर औद्योगिकीकरण, नगरीकरण एवं ईसाई मशीनरी का प्रभाव, यानी जनजातियों पर औद्योगिकरण यानी जो फैक्ट्री वगैरह का विस्थापित हुआ, उनके जमीनों पर नगरीकरण, जंगलों को उजाड़ा गया, शहर बसाए गए, और ईसाई मशीनरी का प्रभाव, सारे रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका औद्योगिकीकरण, इसके बाद आपका नगरीकरण एवं ईसाई मशीनरी के प्रभाव से जनजातियों का खाली जगह खतरे में पड़ गए हैं। तो उनका क्या खतरा पड़ गया था? उनका अस्तित्व ही मिटने वाला था। स्वाभाविक बात है, आप ही बताइए, जनजाति का मतलब क्या होता है? जंगल में रहने वाले जाति, जंगल में रहते हैं, और आप नगरीकरण करोगे, फैक्ट्री बैठाओगे, समझ रहे हो ना? तो इन सभी से क्या होगा? जंगल उजड़ेगा, जंगल उजड़ेगा तो कहीं ना कहीं वो भी तो बर्बाद होंगे, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, इससे यही प्रभाव हो रहे थे। आगे देखिए नेक्स्ट आपका औद्योगिकीकरण का जनजातियों पर निम्न प्रभाव पड़ा है। अधिक मजदूर, या फिर गंदी बस्तियों की बढ़ोतरी, या फिर काम का ना मिलना, नहीं मिलना है, काम का मिलना, इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा औद्योगिकीकरण के मतलब फैक्ट्री के विस्थापन से गंदी बस्तियां हो चुकी है और इसकी बढ़ोतरी हो चुकी है। आगे देखिए तीसरा नंबर, शहरीकरण होने के कारण जनजातियों में कौन सी समस्याएं खड़ी हुई है? शहरीकरण के कारण। देखिए आप लोग वीडियो तो देखते हो, लेकिन ना तो कमेंट करते हो, ना ही लाइक करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सब्सक्राइब करना। क्या मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 299 रुपये आप यहाँ पेड कीजिए? बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। अरे 600, 700 रुपये, 800 रुपये आपसे लेकर और फिर आज एग्जाम के टाइम में यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, वो अपने ऐप में भी नहीं पढ़ा रहे हैं,
और मैं आपको हमेशा कभी भी 1 रुपया नहीं लिया, इसके अलावे आने वाले टाइम में CUET में भी मैं आपको 1 54 रुपया नहीं लूँगा और आपको बेहतर तैयारी दूंगा। तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर दीजिए, जो हम लोगों को मोटिवेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, शहरीकरण होने के कारण जनजातियों में कौन सी समस्याएं खड़ी हुई है। जनजातियों की संस्कृति का ह्रास हो जाता है, या फिर खेत खलियान का अनउपजाऊ हो जाता है, खेत जो खेती बाड़ी है वो अनउपजाऊ हो जाते हैं, या फिर कल कारखानों का विकास होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृति का ह्रास होना, उनकी जो संस्कृति है वो नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, खासी एवं गारो जनजातियों में किस तरह के परिवार पाए जाते हैं, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मातृसत्तात्मक। ठीक है, खासी गारो जनजातियों में मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, सेवा विवाह किस जनजाति की विशेषता है, संथाल की, मुंडा की, गोंड की, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडा की। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ईसाई मशीनरियों का जनजातियों के किस वर्ग पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। इससे जनजातियों के किस वर्ग में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था, नुकसान हुआ था, तो निम्न वर्ग के जो जनजाति थे। आगे देखिए 7 नंबर, जनजातियों के रहन सहन का स्तर होता है, तो बहुत निचला स्तर होता है। क्या जो जनजाति होते हैं, जंगल में रहने वाले जो लोग होते हैं, क्या वो लोग 5 स्टार होटल में कभी जाते हैं या गाड़ियों में घूमते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो उनका जो जीवन स्तर है बहुत ही निचला स्तर है। ठीक है, जहाँ मिला वहाँ पर वो आश्रय बना लेते हैं। खैर जो भी है, आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्रों में जनजाति श्रमिक किससे ऋण लिया करते थे। यानी औद्योगिक क्षेत्र में जो जनजाति होते थे, और किस टाइप के जनजाति, जो श्रमिक होते थे यानी लेबर का काम करते थे, मजदूर रहते थे, वह किससे कर्ज लिया करते थे? बैंक से। भाई बैंक से बिल्कुल नहीं इनको मिलता था, क्योंकि ये जो महाजन जो था ना, इससे कर्ज लेते थे। और ये महाजन आप लोग घर में भी सुने होंगे कभी कभी कि यार इतना महाजन हो गेलो, हमारा घरवा में इतना महाजन हो गेलो। तो ये वर्ड कहाँ से आया? वहीं से आया, जनजातीय से। तो महाजन से ये लोग लेते थे कर्ज, क्योंकि बैंक व्यवस्था बिल्कुल भी ठप थी। मतलब समझिए इन लोगों के लिए कोई भी अच्छी सुविधा नहीं थी। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, और अधिक क्या बोलते हैं उसको, ब्याज पर ये लोग देते थे कर्ज। जातीय समाज में नगरीकरण होने के कारण इनके युवक और युवतियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? सकारात्मक, नकारात्मक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नकारात्मक। ठीक है, नगरीकरण से युवक और युवतियों पर क्या हो रहा है? नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत पर अंग्रेजों के आधिपत्य के बाद जनजातीय लोगों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस धर्म पर पड़ा था? भारत में जैसे अंग्रेज आए थे, इस पर कब्जा किए थे, कब्जा करने के बाद जनजातीय लोगों पर सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव और किस जनजाति के धर्म पर प्रभाव पड़ा था? हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ईसाई धर्म। ठीक है, ईसाई धर्म का ही प्रभाव जनजातियों पर पड़ा था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकालीन जनजातीय समूह का विस्तृत अध्ययन। देखिए यहाँ पर विरहोर जनजाति के निवास स्थान को कहा जाता है। विरहोर जो जनजाति है उसके निवास स्थान को क्या कहा जाता है? टोंडा कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरहोर लोगों के सरदार को क्या कहा जाता है? तो नाया कहा जाता है। आगे देखिए बिरहोर लोगों में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? तो 10 प्रकार के। आगे देखिए बिरहोर जनजाति में लड़कियों की शादी प्रायः कितने वर्षों में हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, 16 वर्षों में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपका, जनजातियों में लड़के एवं लड़कियां कितने वर्ष के उम्र में युवा गृह में लाए जाते हैं? तो ये 10 वर्ष में। ठीक है, मतलब वो युवा गृह कहने का मतलब है जैसे कि वो जवान लड़के की कैटेगरी में आ जाते हैं, 10 साल में ही वो काम काज वगैरह सीखने लगते हैं, क्योंकि शिक्षा वगैरह बहुत ही उन लोगों के पास कम पहुंचती थी। आगे देखिए बिरहोर जनजातियों का सबसे बड़ा देवता कौन है? बोंग बोंगा। ठीक है, वो देवता मानते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बिरहोर जनजाति का मुख्य त्यौहार कौन सा है जो आषाढ़ महीने में मनाया जाता है? करम, दसाई, या फिर सोहराई, या फिर सोशोबोंगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो ठीक है, वैसे यहाँ पर ये उत्तर आपका ये लिखा रहा है सोशोबोंगा, तो आप लोग दीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरहोर जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? टोकरी बनाना, रस्सी बनाना, मजदूरी करना, खेती करना। इसका उत्तर हो जाएगा रस्सी बनाना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडिया पहाड़िया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? खेती करना, मजदूरी करना, रस्सी बनाना, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा खेती करना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडिया गांव में मुखिया को क्या कहा जाता है? तो महतो कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जबरदस्ती अथवा बलपूर्वक विवाह किन जनजातियों में अधिक पाया जाता है? अरे बाप रे बाप, जबरदस्ती विवाह होता है, तो ये असुर जनजाति, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कन्या मूल देने की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? ये जो वर्ड है ना सब्जेक्टिव में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कन्या मूल देने की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? असुर जनजाति में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बोझा क्या है? तो देखिए इसका उत्तर है एक बोझा धान का तीसरा भाग। एक बोझा, जैसे एक बोझा धान होता है ना, इस तरीके से एक बोझा जो धान होता है तो उसका तीसरा भाग, 3 हिस्सा। आगे देखिए नेक्स्ट आपका,
प्रसव सेविका को जनजातीय समाज में क्या कहा जाता है? प्रसव सेविका यानी जो डिलीवरी करवाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डांगरीन, क्योंकि सेविका और नर्स ये तो भाई हिंदी वर्ड है और हिंदी वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, तो वो डांगरीन कहलाते हैं। किस जनजाति का विश्वास था कि मृत्यु की तिथि ईश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित है? एक ऐसे भी जनजाति है जिनका विश्वास है कि मृत्यु की जो डेट है ना वो ईश्वर द्वारा ही पूर्व निर्धारित है, पहले ही निर्धारित कर चुके हैं कि वो इतना डेट को मरेगा, वो फलना डेट को मरेगा, वो इतना डेट को मरेगा, इस तरीके से। तो ये आपका कोरवा जनजाति में, ठीक है, उनका विश्वास था। आगे देखिए, कोरवा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो ये आपका सिंह बोंगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के कोरवा जनजाति मुख्यतः कितने भागों में विभक्त थे? तो 2 भागों में बटे थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरवा जनजाति में शादी कन्या के यहाँ होता है। कोरवा जनजाति में जो शादी होता है ना वो कहाँ होता है? कन्या के यहाँ होता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चढ़के, ठीक है। आगे देखिए, खरवार जनजाति में खाली जगह को श्रेष्ठ माना जाता था, तो बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता था खरवार जनजाति में। आगे देखिए नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, सौरिया जनजाति के एक गांव से दूसरे गांव की दूरी कितनी थी? सौरिया जो जनजाति थी उसके एक गांव से दूसरे गांव में दूरी कितनी थी? 5 से 10 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर, या 20 से 25 किलोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा 10 से 20 किलोमीटर। तो अभी अधूरा है, अभी 3 चैप्टर हुआ है, बहुत सारा चैप्टर है और हमें पता है आप लोग सब न्यू व्यूअर हो, अभी पढ़ने के लिए आए हो, इसीलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उससे भी मुझे मोटिवेशन मिले। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।